नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पादप कार्यकी के अंतर्गत विसरण एवं परासरण का अध्ययन करेंगे, इनके महत्व को जानेंगे और विसरण तथा परासरण में अंतर देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगें तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, विसरण एवं परासरण। पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधे के विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैविक क्रियाएं जैसे परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण आदि। ये जैविक क्रियाएं पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले विसरण देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अगरबत्ती को हमारे कमरे के किसी एक कोने में जब लगाते हैं, उसकी खुशबू कमरे के चारों कोनों में फैल जाती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि यदि हम इत्र की शीशी को, उसके ढक्कन को खोलते हैं तो उसकी सुगंध भी चारों ओर फैल जाती है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। हम परिभाषा में कह सकते हैं कि विसरण में अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। जैसा हमने उदाहरण में देखा था, जहां हमने अगरबत्ती लगाई थी उस स्थान पर उसकी सांद्रता अधिक थी और वह दूसरे कोने में जहां उसकी सांद्रता कम है वहां तक फैल जाती है। विसरण का महत्व। पौधों में होने वाली गैसों की आदान प्रदान की क्रिया विसरण के माध्यम से होती है। वाष्पोषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान भी विसरण के माध्यम से ही होता है। और जैसा हम जानते हैं कि पुष्प सुगंध देते हैं, तो जो पुष्प की सुगंध है वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक विसरण के माध्यम से पहुंचती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसके कारण एक महत्वपूर्ण परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखते हैं परासरण। परासरण में हमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। यदि हम दो अलग अलग सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। चित्र में हमने दो विलयन लिए हैं, एक विलयन ए है और दूसरा विलयन बी है। विलयन ए की सांद्रता 5% है, जबकि विलयन बी की सांद्रता 20% है। तब इन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर देने से विलयन ए से विलायक के अणु विलयन बी की ओर गति करते हैं। परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण, दूसरा बहि परासरण। दोनों को हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि यदि हम किशमिश को पानी में भिगो दें तो वह कुछ समय बाद फूल जाती है, अर्थात पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। किशमिश वास्तव में पादप कोशिकाएं हैं जो अपने अंदर पानी का अवशोषण करके फूल जाती हैं, यानी कि कोशिका के अंदर पानी बाहरी माध्यम से प्रवेश किया है, अतः इसे हम अंतः परासरण कहते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं कि जब जल के अणु बाहरी माध्यम से कोशिका में प्रवेश करते हैं तो इसे अंतः परासरण कहते हैं। जबकि एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, यदि हम अंगूर को नमक या शक्कर के गाढ़े घोल में रख दें तो वह कुछ समय बाद सिकुड़ जाता है
अर्थात अंगूर का पानी बाहर माध्यम में चला जाता है। यह बहिःपरासरण की प्रक्रिया है। इसमें जल के अणु कोशिका से बाहर चले जाते हैं। परासरण का महत्व। जड़ों में उपस्थित मूलरोम के द्वारा जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण परासरण की क्रिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन परासरण की क्रिया के द्वारा किया जाता है। बीजों और फलों का विकिरण परासरण के द्वारा होता है। जीवद्रव्य कुंचन परासरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में जब हम किसी कोशिका को अतिपरासी विलयन में रखते हैं, अतिपरासी विलयन से तात्पर्य है ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक है। यदि हम ऐसे विलयन में कोशिका को रखें तब उसका जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है, क्योंकि जीवद्रव्य का पानी बाहरी माध्यम में आ जाता है और जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। इस परिघटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी के आधार पर हम अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अचार बनाते हैं तब उसमें नमक या चीनी की सांद्रता बहुत अधिक रखते हैं। इस कारण जीवद्रव्य कुंचन की घटना से उसमें उपस्थित बैक्टीरिया और हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी जीवद्रव्य कुंचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम विसरण एवं परासरण में अंतर देखते हैं। विसरण में ठोस, द्रव और गैस में होने वाली क्रिया है, जबकि परासरण केवल द्रव में होने वाली क्रिया है। अगला, अणु विसरण में अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि परासरण में इसका उल्टा होता है। यह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। अगला है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। अगला हम देखते हैं, विसरण की क्रिया में उत्पन्न दाब को हम विसरण दाब कहते हैं, जबकि परासरण की क्रिया से उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है। अगला है, हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं विसरण की क्रिया का कि इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का कमरे में चारों ओर फैल जाना। और परासरण की क्रिया का हम उदाहरण देते हैं कि किशमिश को पानी में जब हम रखते हैं तो वह फूल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। ग्राहम के विसरण नियम अनुसार गैसीय पदार्थों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य से कम होती है उन्हें अल्पपरासी विलयन कहते हैं। वे विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य के बराबर होती है उन्हें समपरासी विलयन कहते हैं। और वे विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है अतिपरासी विलयन कहलाते हैं। समस्त कोशिकाओं की झिल्ली वास्तव में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आज का यह टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।